Hi everyone, in this lecture we are going to talk about anti-constipation drugs मीन्स कि जो परगेटिव्स, लैक्सेटिव्स और कैथार्टिक्स होते हैं जीआईटी के अंदर हमारा ये चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन और देन इसकी हम जो ड्रग्स हैं वो रीड आउट करेंगे। कॉन्स्टिपेशन असल में इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो ड्राई हार्ड स्टूल्स होते हैं विद डिफ़िकल्टी, जो उनका पैसेज आउट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉजेज़ क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के कि इसमें जो आपकी जीआईटी की मोटिलिटी होती है, जो जीआईटी की मोटिलिटी है वो हो जाती है स्लो। जब स्लो मूवमेंट होगी तो वाटर को एब्जॉर्प्शन के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा मिल जाएगा और एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगी वाटर की, जिसकी वजह से जो आपके स्टूल्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे। और इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो जीआईटी की मोटिलिटी को ज़्यादा करती हैं और लेस एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, ताकि जो स्टूल्स हैं आपके वो सॉफ्ट रहें। आल्सो ड्रग्स विच एक्ट एज एब्जॉर्बेंट्स एंड रिटेन वाटर इन द फेसेस। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो आपके फेसेस हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स ऑस्मोटिक नेचर की होती हैं, मींस कि वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करती हैं। एक ऑस्मोटिक प्रेशर इंड्यूस करती हैं वो आपकी जीआईटी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और वाटर जब जीआईटी या आपका जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन है वहाँ पे रहेगा तो फिसिस जो हैं वो आपके सॉफ्ट होंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो एंटी कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट्स के लिए कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, किस तरह उसको क्लासीफाई किया जाता है एक्शन की बेस के ऊपर, वो 3 तरह की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन आता है लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स जो होता है उनका माइल्ड एक्शन होता है और नॉर्मल जिस तरह स्टूल्स होते हैं वैसे वो प्रोड्यूस होते हैं। परगेटिव्स में क्या होता है कि एक्शन जो है वो थोड़ा सा मीडियम होता है, जिससे सेमी सॉलिड स्टूल्स की तरफ फॉर्मेशन होती है। और कैथार्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्शन होता है उस ड्रग का, जिससे जो स्टूल्स होते हैं वो वाटरी स्टूल्स होते हैं। अब मैकेनिज़्म क्या है लैक्सेटिव, परगेटिव्स का और कैथार्टिक्स का, कि किस तरह वो एक्शन अपना परफॉर्म करती हैं। जो परगेटिव्स होती हैं वो वाटर कंटेंट बढ़ाती हैं फेसेस के अंदर, किस तरह, या तो ऑस्मोटिक एक्शन के थ्रू या फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वाटर की उसको कम करती हैं। और थर्ड वन है कि जो एक्टिविटी है प्रोपल्सिव एक्टिविटी, मींस के मोटिलिटी जो है वो उसको एनहांस करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी, जिससे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है या सॉल्ट है वो कम होगा और आपका जो फेसेस है वो हार्ड नहीं होंगे। लैक्सेटिव्स जो हैं वो किस तरह मॉडिफाई करती हैं आपकी फ्लूइड डायनामिक्स को, या तो वो इनहिबिट करेंगी सोडियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को, जिससे क्या होगा कि सोडियम जो है वो आपका इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर रहेगा, और जब इलेक्ट्रोलाइट का या सोडियम का लेवल इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ज़्यादा होगा तो जहाँ पे सोल्यूट होता है वाटर भी वहीं पे आता है, तो वाटर वहाँ पे ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से जो आपकी स्टूल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। सेकंड पे है कि या तो एडिनिलाइल साइक्लेज, मींस का CAMP का लेवल या CGMP का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन एनहांस होती है। थर्ड वन है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। जब जो PG होता है उसकी सिंथेसिस को एनहांस किया जाता है तो म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होती है, तो म्यूकस ज़्यादा होगा, वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, तो आपके जो स्टूल्स हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। और देन है स्ट्रक्चरल इंजरी। जो कैथार्टिक होते हैं वो क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजरी करते हैं आपकी जो म्यूकोजा होती है उस पर। जब वो उसको इंजर करते हैं तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वाटर की, सॉल्यूट्स की, वो नहीं होती, वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर रहेगी, जिससे आपके जो फेसेस हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। और क्योंकि ये इंजरी करती है म्यूकोजा को, तो कैथार्टिक एक्शन के अंदर आपके स्टूल्स में ब्लड भी आ जाता होता है। और एक मैकेनिज़्म है कि अगर इंक्रीज़ करती हैं NO सिंथेसिस नाइट्रस ऑक्साइड की, विच एनहांसेस सिक्रीशन, तो वो भी सिक्रीशन जो है वो उसको एनहांस करती है। ये इसके जनरल मैकेनिज़म्स हैं।
अब हम एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स जो हैं वो उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट वन आता है बल्ब फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, देन स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं, स्टिमुलेंट परगेटिव्स हैं, या जो स्टिमुलेंट हैं परगेटिव्स और कैथार्टिक्स, मीन्स के उनका जो एक्शन है वो परगेटिव एक्शन भी है और कैथार्टिक एक्शन भी है अगर डोज ज़्यादा कर दें तो। और जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं वो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव एक्शन भी है और अगर डोज ज़्यादा होती तो परगेटिव एक्शन भी उनका आएगा। इसमें जो लास्ट क्लास है स्टिमुलेंट परगेटिव्स कैथार्टिक्स, उसमें पहले आते हैं डाइफिनाइल मिथेन्स, देन एंथ्राक्विनोन्स जिसमें सेना और जो सेना मक्खी है ये ऑर्गेनिक ड्रग है, कैस्करा सग्रेडा ये भी ऑर्गेनिक है, 5-HT4 ये रिसेप्टर है उसका एगोनिस्ट, और कुछ ऑयल्स हैं जिस तरह के कैस्टर ऑयल है। ये जो है वो टोटल इनकी क्लासिफिकेशन है एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स की। अब इनकी हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं कि इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हर क्लास के क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, इसमें ब्रेन आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये एक डाइटरी फाइबर होता है जो अनएब्जॉर्बेबल सेल वॉल, मींस के ब्रेन जो है वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, और ये क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, स्वेल करता है, और जब वाटर कंटेंट इंक्रीज़ होगा फीसिस के अंदर तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। सिंपल इसका ये है कि डाइटरी फाइबर होता है और डाइटरी फाइबर को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है, और जब वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा वहाँ पे ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल करेगा, और जो फीसिस हैं आपकी वो सॉफ्ट हो जाएंगे। देन इसके यूजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। यूजेस इसके माइल्ड फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के अंदर यूज़ होता है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के अंदर यूज़ होता है, और जो क्रॉनिक डाइवर्टिकुलोसिस है उसमें भी ये यूज़ होता है। और डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन होती है इसमें, डाइवर्टिकुलाइटिस, जिसमें कोलॉन में आपकी इन्फ्लेमेशन होती है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है साइलियम स्पागुला या स्पागोल का आपने नाम सुना होगा। ये भी क्या है, एक कोलाइडल म्यूसिलेज है, मींस कि ये भी जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो एक जेलेटिनस मैस, स्टिकी मैस सा बनाती है। तो ये भी वहाँ पे जब आप इसको इंजेस्ट करते हैं तो बैक्टीरियल मैस को ज़्यादा करती है और फिसिस को सॉफ्ट करती है। देन इसके भी यूजेस हैं, काइनेटिक्स हैं। और नेक्स्ट पे स्टूल सॉफ्टनर्स, डोक्यूसेट्स, इसमें जो ड्रग्स हैं वो आती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये एनायनिक डिटर्जेंट हैं, ये भी सॉफ्ट करते हैं स्टूल्स को बाय नेट वाटर अकोमोलेशन इन द ल्यूमन। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वहाँ पे इनका एक्शन किस तरह आता है ल्यूमन के अंदर कि ये डिटर्जेंट होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, ये वहाँ पे वाटर की अकोमोलेशन करवाते हैं। तो वो जब वाटर वहाँ पे अकोमोलेट होगा तो वो स्टूल्स जो हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये है क्योंकि ये डिटर्जेंट हैं तो ये मल्सीफाई करते हैं कॉलोनिक कंटेंट्स को, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन भी वाटर की इन्हांस होती है फिशिस के अंदर। पहले तो अकोमोलेशन वाटर की वहाँ पे होगी, सेकंड में जो उनकी पेनिट्रेशन है वाटर की फिशिस के अंदर वो भी ये इमल्सिफिकेशन करवा के वो भी इन्हांस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन का मैकेनिज्म क्या है कि ये भी एक विस्कस लिक्विड होता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर, और फार्माकोलॉजिकली ये इनर्ट होता है। ये भी स्टूल्स को सॉफ्ट करता है और उनको लुब्रिकेट करता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एडवर्स इफेक्ट्स में ये भी कह सकते हैं या ड्रॉबैक कह सकते हैं कि इसका अनप्लेजेंट टेस्ट होता है और इसको स्वेलो करना, क्योंकि ये ऑयल है तो जो ऑयली फीलिंग आती है इसको स्वेलो करना है, इसका जो टेस्ट है वो डिफ़िकल्ट होता है इसको एनगल्फ करने के लिए। नेक्स्ट क्लास ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स है जो परगेटिव्स के तौर पे भी काम कर सकती हैं। इसमें लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डिफरेंट जो है वो जो ड्रग्स हैं वो आती हैं। मैकेनिज़्म क्या है इनका कि ये जो सोल्यूट्स हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होते इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये वहाँ पे अपना ऑस्मोटिक एक्शन किस तरह करते हैं कि ये जो सोल्यूट है ये इंटेस्टाइन में जाता है, तो जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है
वाटर वहीं पे फ्लो करता है। तो ये क्या करते हैं, जब सोल्यूट्स ये अब्जॉर्ब तो होते नहीं हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को ऑस्मोटिकली ये रिटेन करेंगे कि वाटर को वहीं पे रखेंगे इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं, जिस तरह मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जो मैग्नीशियम आयंस हैं वो रिलीज़ करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, जो मोटिलिटी को ज़्यादा करता है। ठीक है, जब मोटिलिटी ज़्यादा होगी, वाटर को एब्जॉर्प्शन होने का टाइम भी कम मिलेगा, तो स्टूल आपके सॉफ्ट रहेंगे। और सिक्रीशन भी करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू परगेटिव एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट्स। तो ये जो मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं, इनका परगेटिव एक्शन किस तरह आता है कि मोटिलिटी को ये ज़्यादा करते हैं और सिक्रीशन को भी एनहांस करते हैं। इसमें लैक्टुलोज है, इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड है, मींस के कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें फ्रुक्टोज और लैक्टोज को मिला के बनता है। ये भी डाइजेस्ट नहीं होता, ना ये एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वाटर को रिटेन करेगा ऑस्मोटिकली वहीं पे। सिंपल कि जो हमने ऊपर इसके जनरल मैकेनिज्म पढ़ा है लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स का, लैक्टुलोज भी वही कर रहा है कि ये ना तो इसने डाइजेस्ट होना है, ना इसने एब्जॉर्ब होना है। तो जो भी ये सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा इंटेस्टाइन में रहेगी, जिसकी वजह से क्या है कि वाटर जो है वो वहीं पे रिटेन रहेगा जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। तो लैक्टुलोज जो है वो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। और ये ब्रोक डाउन होता है कोलोन के अंदर। बैक्टीरिया जो होता है हमारा, जो नॉर्मल फ्लोरा है कोलोन, इन लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज इनको ब्रेक डाउन करते हैं और ये ऑस्मोटिकली मोर एक्टिव प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, मींस के और इनकी पावर बढ़ जाती है कि ये वाटर को वहाँ पे रिटेन करें। देन यूजेस एडवर्स फैक्ट्स और काइनेटिक्स। देन नेक्स्ट हमारे पास जो स्टिमुलेंट, परगेटिव्स और कैथार्टिक्स हैं, उसमें डाइफिनाइल मीथेन्स आती हैं। डाइफिनाइल मीथेन्स में बिसाकोडाइल है। बिसाकोडाइल इज एक्टिवेटेड इन द इंटेस्टाइन बाय डी एसिटाइलेशन। ये इंटेस्टाइन में जाके पहले एक्टिवेट होती है डी एसिटाइलेशन से, और प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन जो है इनका कोलोन है, जहाँ पे ये इरिटेट करती हैं म्यूकोजा को। जब इरिटेट करेंगी म्यूकोजा को, वहाँ पे थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होगी, जिससे जो सिक्रीशंस हैं वो इन्हांस होंगी और मोटिलिटी ज़्यादा होगी। और सिक्रीशन ज़्यादा होंगी तो सॉफ्ट हो जाएगा स्टूल, मोटिलिटी ज़्यादा होगी तो वाटर को एब्जॉर्ब होने का टाइम कम मिलेगा, उससे भी क्या होगा, स्टूल जो है वो आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, मीन्स के कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीव हो जाएगी। देन इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, और फिर है एंथ्राक्विनोन्स, सेना और कैस्करा सैग्रेडा। ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर अनएब्जॉर्ब्ड होते हैं, तो कोलोन के अंदर जाते हैं। कोलोन में जो बैक्टीरिया होता है हमारा, नॉर्मल फ्लोरा का बैक्टीरिया है, वो इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर, एंथ्रोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, एंथ्रोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है, जो कि फिर अपना एक्शन परफॉर्म करती है मोटिलिटी को ज़्यादा करके और सिक्रीशंस को ज़्यादा करके। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देन इसके यूजेस हैं, एडवर्स फैक्ट्स हैं और काइनेटिक्स हैं। यूज़ इसका कॉन्स्टिपेशन के अंदर ही होगा ऑब्वियसली। देन हम आता है 5-HT4 एगोनिस्ट। ये क्या करते हैं कि 5-HT4 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे रिलीज़ एनहांस होती है एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की। तो जब 5-HT4 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, एसिटाइलकोलिन की जो ट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, उसकी रिलीज़ एनहांस हुई, तो एसिटाइलकोलिन ने वहाँ पे जीआईटी की मोटिलिटी को और पेरिस्टालसिस को या जीआईटी मोटिलिटी को ज़्यादा करना है, इंक्रीजिंग द जीआईटी मोटिलिटी एंड पेरिस्टालसिस इन इलियम एंड कोलोन। तो जो कोलोन एम्पटिंग है वो एनहांस हो जाएगी, और जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और साथ जब जीआईटी मोटिलिटी ज़्यादा है तो वो सॉफ्ट भी रहेगा, क्योंकि वाटर को जो एब्जॉर्प्शन का टाइम होगा वो कम मिलेगा जो आप वाटर इनटेक करोगे। इसके भी जो यूजेस हैं वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर हैं, और एडवर्स इफेक्ट्स इसके आ जाते हैं। देन काइनेटिक्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के, जो रीनल इम्पेयरमेंट वाला पेशेंट है, जिसकी जो
किडनीज सही से काम नहीं कर रही या इंटेस्टाइनल उसको परफोरेशंस हैं, अल्सर है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो ये जो ड्रग है वो ना यूज़ करे। देन कास्टर ऑयल आ जाता है, जो फिक्स्ड ऑयल्स हैं। अब कैस्टर ऑयल में क्या होता है कि ये सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट परगेटिव यूज़ होता आ रहा था, तो ये कैस्टर ऑयल है। ये एक वेजिटेबल ऑयल है जो सीड्स से मिलता है, जो एक प्लांट है रिसिनस कम्युनिस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि कैस्टर ऑयल जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम के अंदर बाय द एंजाइम लाइपेज टू रिसिनोलिक एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जो रिसिनोलिक एसिड होता है वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है, तो वहाँ पे इरिटेट करता है म्यूकोज़ा को और सिक्रीशन को इन्हांस करता है, और जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, पेरिस्टालसिस है, उसको भी इंक्रीज़ करता है। तो सिक्रीशंस इन्हांस हुई, मोटिलिटी इन्हांस हुई, तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज परगेटिव एंड कैथार्टिक। देन इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं और काइनेटिक्स हैं। तो यहाँ पे आपका जो एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स का चैप्टर है वो एंड होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी का कॉन्स्टिपेशन का ऑपोजिट जो डायरिया है, तो एंटी डायरियल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसी के साथ एंटी डायरियल ड्रग्स को करेंगे। एंटी डायरियल ड्रग्स में जो साइड इफ़ेक्ट आता है या एडवर्स इफेक्ट आता है मेनली वो नोज़िया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आप एंटी डायरियल ड्रग्स दे रहे हो तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए। तो एंटी डायरियल ड्रग्स में डायरिया की पहले डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है कि डायरिया जो होता है टू फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ पुअरली फॉर्म्ड या वाटरी स्टूल्स जो होती है ना, उनका बार बार आना। WHO कहती है कि 3 या उससे ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा जो है वो एक दिन के अंदर अगर आपको वाटरी स्टूल्स आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि डायरिया। और एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो पैसेज आउट होता है फीसिस के थ्रू। अब ये होता क्यों है? दिस मे बी ड्यू टू कि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट है या वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी तो वाटर भी उसी के साथ वहीं पे रहेगा, उसकी भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो आप वो जो है फीसिस के थ्रू बाहर चले जाएंगे, तो वो एक जो वाटरी स्टूल्स है उसकी एक कॉज बनेंगे। सेकंड पे क्या है कि स्क्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा की, कि अगर जो इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा है उसमें सिक्रीशन ज़्यादा हो रही हैं तो वो भी आपके स्टूल्स को वाटरी कर सकती हैं। देन थर्ड पे है कि इंक्रीज ल्यूमिनल ऑस्मोटिक लोड, कि कोई सोल्यूट है या कुछ आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखे हुए हैं या फिर ऑस्मोसिस जो है वो इंड्यूस करवा रहे हैं, ऑस्मोटिक लोड बन रहे हैं, तो वाटर उनके साथ ही जो है वो फ्लो करता है जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होता है। तो अगर तो आपका जो ऑस्मोटिक लोड है इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा है तो वाटर जो है वो बॉडी से भी बाहर आ सकता है, और जो आप इनटेक कर रहे हो वो एब्जॉर्प्शन भी उसकी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या है कि वाटर वहीं पे रहेगा और वो स्टूल्स के अंदर आपका उसको वाटरी कर देगा। लास्ट पे है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर तो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है देन भी आपको जो है वो डायरिया हो सकता है। एक इसमें आती है कि मोटिलिटी ज़्यादा हो जाना। ठीक है, अगर मोटिलिटी ज़्यादा है इट मीन्स कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम कम है, तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो। कॉन्स्टिपेशन में क्या था कि मोटिलिटी कम हो जाती थी, डायरिया में क्या है मोटिलिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो वाटर की एब्जॉर्प्शन का टाइम है वो उसको टाइम नहीं मिलेगा और सारा जो वाटर है वो फीसिस के साथ, स्टूल्स के साथ मिक्स अप हो जाएगा। देन डायरिया की पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी मींस कि इस डिज़ीज़ में या डायरिया के अंदर फिजियोलॉजिकल कौन कौन से जो आपके फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, किस तरह वो आल्टर होते हैं। तो ऑस्मोटिक लोड जो ल्यूमिनल कंटेंट्स को होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, कि अगर तो ऑस्मोटिक लोड ज़्यादा है तो आपका जो वाटर है वो भी एब्जॉर्प्शन उसकी कम होगी, तो जो स्टूल्स में वाटर जो है वो फीसिस के थ्रू ज़्यादा जो पास आउट होगा। और अगर इसमें क्या होता है कि नॉन एब्जॉर्बेबल सोल्यूट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अब जो ऑस्मोटिक लोड ज़्यादा होने का मतलब ही ये है कि जो सोल्यूट्स हैं वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो जब वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वाटर भी उनके पीछे आएगा, और जब वाटर आएगा तो आपका स्टूल का जो वाटर है या फीसिस में जो वाटर है ज़्यादा पैसेज आउट होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। और क्या हो सकता है कि इनहिबिशन ऑफ
सोडियम एक पोटेशियम एटीपेज पंप, अगर तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम नहीं कर रहा या फिर कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आ जाता है म्यूकोजल सेल्स को, उससे भी डायरिया हो जाता है। क्योंकि अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम नहीं कर रहा, सोडियम का लेवल जो है वो वहाँ पे इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से भी वाटर वहाँ पे आएगा। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है, सक्रीशंस बढ़ जाती हैं जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन की होती हैं। और जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं, जिसमें कोलरा टॉक्सिन आता है, साल्मोनेला आता है, वो एक्टिवेट करती हैं एडिनिलाइल साइक्लेज को, जो CAMP का पाथवे है, जिससे सक्रीशंस भी म्यूकोजल सेल से ज़्यादा होती हैं। और जो कुछ हीट स्टेबल टॉक्सिन्स होते हैं, जिस तरह एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई का जो होता है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल होता है, या एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है, वो भी एक्युमुलेशन करते हैं CGMP की। जब CGMP ज़्यादा होता है तो वो भी एनाइन सिक्रीशंस को ज़्यादा करता है और जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करता है। तो अगर एनाइन सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है और सोडियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो रही है तो वाटर भी वहीं पे आएगा और उससे डायरिया हो जाएगा। लास्ट पे क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं या जो आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम है वो भी सिक्रेटरी प्रोसेस को इन्हांस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होते हैं तो वो म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा करते हैं। उसके बाद एक्सेसिव मोटिलिटी है कि मोटिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है, जब डायरिया होता है तो मोटिलिटी जो है वो इंटेस्टाइन की वो ज़्यादा हो जाती है। मोटिलिटी ज़्यादा है, जो भी आप वाटर इनटेक कर रहे हो उसको एब्जॉर्प्शन का टाइम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पे है जो सिम्टम्स आती हैं डायरिया की, कि डायरिया की कौन कौन सी सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट वो हैं जिस तरह के आप देखें लूज़ वाटरी स्टूल्स होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, फीवर होता है, ब्लड आ सकता है, म्यूकस इन स्टूल होता है, ब्लॉटिंग होता है, नोज़िया और अर्जेंट नीड टू हैव अ बॉवल मूवमेंट। ब्लॉटिंग होता है कि थोड़ा सा आपको जो है वो बेली फुल फुल लगती है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन भी इसमें होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं डायरिया की। नेक्स्ट इसमें है ट्रीटमेंट, कि डायरिया की किस किस तरह ट्रीटमेंट हो सकती है। आप देखा होगा जिसको भी डायरिया होता है उसको उसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का जो बैलेंस है ना वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको एक्सटर्नली जो आपका ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है ORS जो है वो पीना पड़ता है, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है वो पूरी हो सके। तो डिहाइड्रेशन की जो हम ट्रीटमेंट करेंगे या शॉक एसिडोसिस की जो ट्रीटमेंट है उसमें आप IV फ्लूइड लगा सकते हैं ताकि वाटर की जो है वो कमी पूरी की जा सके। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, इससे भी वाटर की कमी पूरी होती है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जिस तरह के NaCl है, KCl है और NaHCO3 है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कमी भी ORS पूरी करता है। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन, कि आप वो डाइट लेते हो जिसको आप सॉफ्ट जो डाइट होती है वो लेते हो ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। देन इसकी ड्रग थेरेपी आती है। ड्रग थेरेपी जो है वो हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एंटी डायरियल हैं और उनका क्या क्या काम है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरियल्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंटी मोटिलिटी ड्रग्स आती हैं, क्योंकि मोटिलिटी आपने पढ़ा है अभी कि ज़्यादा होती है, तो मोटिलिटी को हमने कम करना है तो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स यहाँ पे यूज़ होंगी। फिर एड्जॉर्बेंट्स हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या कहते हैं, जो आपकी नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होती है डायरिया के अंदर, तो जो आपकी नॉर्मल फ्लोरा है उसको प्रोबायोटिक्स जो है वो मेंटेन करते हैं। देन कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, मेट्रोनिडाजोल है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ डायरिया। अब वन बाय वन जो है वो हम इनकी आगे फार्माकोलॉजी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं, जिसमें एट्रोपिन, डाइफिनॉक्सिलेट, लोप्रामाइड ये आ जाती हैं। लोप्रामाइड जो है वो एक ओपियोइड है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि ओपियोइड रिसेप्टर का ये एगोनिस्ट है, ठीक है। म्यू रिसेप्टर जो होता है ना, ओपियोइड रिसेप्टर की कौन सी टाइप, म्यू रिसेप्टर, उस पर ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है, उसका ये एगोनिस्ट है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मोटिलिटी जो है वो इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस हो जाती है और जो फ्रीक्वेंसी है स्टूल्स की और जो वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी मोटिलिटी कम होगी तो वाटर की एब्जॉर्प्शन का टाइम उसको मिलेगा और वाटर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स भी कम होगी और स्टूल्स में जो वाटर है वो भी कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट, इसके यूजेस जो हैं वो आप डायरिया में इसको हम यूज़ करते हैं और कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स और फार्माकोकाइनेटिक्स हैं।
नेक्स्ट पे एड्जॉर्बेंट्स है, जिसमें एक्टिवेटेड एटापुलगाइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज आती हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ड्रग्स फिजिकली बाइंड करती हैं टू द टॉक्सिन्स इन इंटेस्टाइन एंड स्टॉप देयर एक्शन ऑन इंटेस्टाइनल सेल्स। तो ये जो एड्जॉर्बेंट्स होते हैं, ये जो टॉक्सिन्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, तो ये उनके साथ फिजिकली बाइंड कर जाती हैं ताकि उनको एक्शन परफॉर्म ना करने दें। वो अगर अपना टॉक्सिन्स अगर अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं तो वो डायरिया को इंड्यूस करवाती हैं। तो ये फिजिकली टॉक्सिन्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एक्शन है वो नहीं आता और ये जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते, ना कोई इसका सिस्टेमिक इफेक्ट है। जो भी हम एब्जॉर्बेंट दे रहे हैं, इन्होंने बॉडी के अंदर नहीं जाना, इन्होंने इंटेस्टाइन या जीआईटी के अंदर ही रहना है। तो वहाँ पे टॉक्सिन्स के साथ बाइंड करेंगे फिजिकली और उनका जो एक्शन है वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप जो आपका डायरिया वो रिलीव हो जाएगा। तो इसको हम कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है डायरिया के केस के अंदर, अदर ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन के अंदर। देन इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। देन प्रोबायोटिक्स में जो लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस, फाइकैलस और एंटेरोकोकस जो हैं, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे बैक्टीरियाज हैं जो आपके नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये लिक्विड या ड्राइड पाउडर प्रेपरेशंस होती हैं बैक्टीरिया की, जो नॉर्मलाइज करती हैं आपकी माइक्रोफ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन। इनको भी हम जो यूज़ करते हैं डायरिया के अंदर यूज़ करते हैं। और अगर आपका इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब है किसी एंटीबायोटिक की वजह से, अगर आप एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उससे भी आपका जो माइक्रोफ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा है, वो उसको भी किल करते हैं, उन बैक्टीरियाज को भी। लेकिन जो नॉर्मल फ्लोरा है वो नेसेसरी होता है, मीन्स कि ज़रूरी है हमारी फंक्शनिंग के लिए। तो उसमें अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उसमें डायरिया भी होता है आपकी इंटेस्टाइन में, और भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो उनके लिए भी हम एज अ प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो फिर भी आप प्रोबायोटिक्स साथ ले लो, प्लस डायरिया के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। देन इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स और फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। और ये डायरिया का जो टॉपिक है ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जीआईटी के जो बाकी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।